अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत? ठीक ठाक हो अल्हम्दुलिल्लाह सर? बिल्कुल ठीक। सलीम नूर साहब, आप खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन फर्स्ट क्लास। आप सुनाइएगा। बेहतरीन। मैं अपने नाजरीन को शेयर करूंगा कि सलीम नूर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि बरसा बरस से शोबिस के साथ वाबस्ता हैं। इवेंट और ऑर्गेनाइज़र तो हैं ही, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। अभी यानी कोई डिफरेंट कंट्रीज़ में इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं काफ़ी धूम मचाते हैं। इसके अलावा ये स्क्रिप्ट राइटिंग में, एक्टिंग में और बड़े बड़े उन स्कॉलर्स के साथ ये काम करते रहे हैं जिन्होंने इस शोबिस की दुनिया में और ड्रामा में, आर्ट में बहुत नाम कमाया और जिनको आप आज एक उस्ताद की हैसियत से देखते, सुनते, मानते हैं। ये उनके साथ काम में शरीक रहे हैं। तो सलीम नूर साहब, आप ये बताइएगा, आज भी हम ड्रामा देखते हैं और माजी का भी एक ड्रामा था, वो एक दौर वारिस का भी जी था और जी जी, बिल्कुल आज बिल्कुल। आज का ड्रामा भी है। तो आपने चूंकि एक बहुत वसी दौर देखा है, आपने अदाकारों को अदाकारी की तैयारी करते देखा है, आपने स्क्रिप्ट राइटर्स को स्क्रिप्ट लिखते देखा है, और मैं ये भी जानता हूं कि आपने कई राइटर्स को ऐसे आइडियाज़ भी दिए कि आपके आइडियाज़ पर वो जी बिल्कुल ड्रामाज लिखे गए। तो आप ये क्या फ़र्क महसूस बिल्कुल करते है। हैं? गो कि हमारे पास महदूद वक्त है, लेकिन मैं आपकी एक तायराना जो नज़र है इस पे मैं चाहूँगा कि आप डालें। पहले ये होता था कि ड्रामा तमाम आर्टिस्ट आते थे, रीडिंग करते थे। अच्छा, रीडिंग के साथ फिर उसके बाद एक रिहर्सल्स होती थी, जो अक्सर पाकिस्तान टेलीविजन का एक असासा है ड्रामा, क्योंकि इस ड्रामे में पीटीवी ने बहुत नाम कमाया और बड़े बड़े आर्टिस्ट आज जितने बड़े जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेज, जितने बड़े नाम है, ये सब पीटीवी की ही प्रोडक्ट है। हम्म, और आगे उनके बच्चे माशाल्लाह आजकल ये सारी इंडस्ट्री जो काम कर रही है, आसिफ रज़ा मीर के बच्चे हैं, वसीम अब्बास के बेटे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे आर्टिस्टों के, हम्म, जवेद शेख है, उनकी बेटी है, बेटे हैं, ये सारी फैमिली, आप जो उनके बच्चे, ये सब वो ये पीटीवी की प्रोडक्ट है। और उस ड्रामे में और इस ड्रामे में ये कि आज का दौर है, जिद्दत का दौर है, चीजें लेटेस्ट आ गई, टेक्नोलॉजी जदीद आ गई, आप सोशल मीडिया का दौर है, तो हमारे रूल्स बहुत सारे हो गए। हम्म। अब जो ड्रामा और उस ड्रामे में लिखने में भी बहुत फर्क है। आपका इत्तेफाक हुआ है कि नहीं मोहसिन भाई? आप देखिए, आप सेट पे बैठ के डायलॉग और चीजें ड्रामा लिखे जा रहे होते हैं, पहले म्यार और चीजों में फर्क है। खैर, आजकल क्योंकि टूल्स डेफिनेट, सोशल मीडिया, आजकल ड्रामे, हम समझते थे कि जब ड्रामा चलता था रात को, अगले दिन हमने आना तो हमें पता होता था कि कौन एक्टर जो है ना वो सुपरस्टार है और वो हीरो बन जाता। एक छोटी सी इंसर्ट आती थी ड्रामे को, लोग टीवी देख रहे होते थे। जी। आज का व्यूज का दौर है जी, इसके 2 लाख व्यूज हैं जी, 5 लाख व्यूज हैं जी, 10 लाख व्यूज हैं जी, उस बंदे को ज्यादा कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन आम पब्लिक में उसकी वो वाली वर्थ नहीं होती जो आप डिजिटल मीडिया पे, आप उसके फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, उसको ज्यादा लोग लाइक करते हैं। फिजिकली तौर पे मैं समझता हूँ वो आर्टिस्ट वो है जो स्क्रीन पे चल रहा होता है, जिंदगी वो है जो स्क्रीन पे, खा वो राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, कोई भी है, स्क्रीन पे है तो वो जिंदा है, स्क्रीन से आउट है तो वो बंदा कुछ भी नहीं है। तो ड्रामे में राइटर, स्क्रिप्ट राइटिंग में, एक्टिंग में अब बहुत सारे फ्लॉज भी हैं, चीजें हो भी रही हैं देखने को। आजकल की दुनिया, आपको पता है कि लोग कह रहे हैं आज का ड्रामा बहुत बड़ा, उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, पहले कॉस्ट इतने बहुत उस ज़्यादा वक्त है। के हिसाब से उस पैसे को देखा जाए। कॉस्ट बहुत है, बड़ी बड़ी Exactly. बड़ी कॉस्ट के साथ होता है, बहुत सारे अदाकार होते हैं, बहुत सारी उसमें यानी कि ख़ास जगहों पर पता नहीं कितना बजट एलोकेट करते हैं, दूसरे कंट्री में जाके शूट्स हो रहे होते बहुत हैं, सब ज्यादा। कुछ। लेकिन उसका उसके Yes. उसके अंदर जो वो यादगार होने का पहलू है वो उतना ज़्यादा नहीं है। यानी जैसे आपकी बात से। उसकी वजह, जी जी। जी जी, उसकी वजह मोहसिन भाई कि अब जो हमारा काम है ना, देखिए अब होता ये है कि 3 कैरेक्टर, हम फर्स्ट को एक सीन है तो उसमें 3 लोग चाहिए। तो अब हर बंदा इतना बिजी है कि बाज़ ये होता है कि एक बंदा उस डेट पे अवेलेबल है, 2 बंदे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक बंद वो क्या करते हैं, ठीक है इस बंदे को बुलाओ, 2 कैरेक्टर हम वैसे माइनस खड़े कर देंगे, तो पॉइंट ऑफ व्यू लेके आप अपने डायलॉग्स बोलें और आप जाएं। उसके बाद फिर वो 2 आएंगे, वो अपना डायलॉग बोलेंगे इस कैरेक्टर के सामने ना। तो वो देखिए, जो हमारा उस वक्त होता था ना, कट टू कट आप बोल रहे हैं, उसका रिएक्शन में दूसरा आर्टिस्ट दे रहा, मास्टर शॉट। अब मास्टर शॉट वो होता है जिसमें तीनों कैरेक्टर को हम एस्टेब्लिश करते हैं। सिंगल शॉट ये है कि सिंगल सलीम नूर का शॉट है, सिंगल में मोहसिन साहब हैं, या आपके साथ जो जहारा हमारी सब है। मेहमान जहारा जी। आपके जी साथ बैठे हैं, जी।
हाँ साहब बैठे हैं तो वो बैठी है, अगर आप बैठे हैं तो 2 शॉट में बैठे हैं, अगर मैं बैठा होता तो 3 शॉट बन जाना था। अब हुआ ये है कि जहां अवेलेबल है सलीम और मोहसिन साहब नहीं है, तो लिहाजा इनका शॉट ले लें। अब वो किस तरह वो परफेक्शन आएगी, किस तरह वो कट टू कट रिएक्शन आएगा, वो नहीं है जी, वो नेचुरल नहीं है, उसकी वजह से हम वो एग्जैक्टली वो चीज नहीं बनती। हमारे जो पहले डायरेक्टर थे पीटीवी के, वो जब फ्रेम खोलते थे ना तो मास्टर शॉट से खोलते थे, जिसमें एस्टेब्लिश करते थे कि हमारा सेट क्या है, हमारे कैरेक्टर कितने बैठे हुए हैं। अब आप गौर कीजिएगा के बाद, बल्कि आप तो खैर हमारे साथी में से हैं, आपने तो बहुत काम किया और बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया हुआ है, तो आप देखिएगा कि अब सिंगल कैरेक्टर जो है ना वो कट टू कट चल रहा होता है। बहुत होगी डेट, अगर 2 आर्टिस्ट मिल गए हैं तो वो बड़ा अच्छा सीन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे ही हो रहा है कि मैं अवेलेबल नहीं हूं तो आप दोनों अवेलेबल, आपके शॉट ले लिए, मैं जिस डेट पे आऊं मेरे साथ उन्होंने 20-50 शोज इकट्ठे ही उन्होंने सेट निकाले और मेरे सारे उन्होंने शॉट अपने करके सीन मुझे मुकम्मल फारिग कर दिया। तो फिर किस तरह परफेक्शन और चीजें आपको पता है, फिर वो फर्क तो आता है ना। आपकी बात से मुझे ये भी याद आया कि जैसे पुराने जमाने में जब मौसीकी तैयार होती थी तो पहले गाना लिखा जाता था और फिर वो कंपोज किया जाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि धुन पहले बनने लगी और फिर उसके मुताबिक जो गीत निगार हैं वो गीत लिखने लगे, यानी उनको फिर उस सांचे के अंदर रहते हुए उस गीत को ढालना होता था, जिसमें आप देखें कि गीत की जो तासीर है या उसकी खूबसूरती है वो पिछले नगमों को वो नहीं रह जाता, क्योंकि आपने शायर को पाबंद कर दिया कि इस म्यूजिक के सांचे में ढालनी है आपने अपनी शायरी। बिल्कुल मोहसिन भाई, ऐसे ही होता था। हमने बहुत सारी फिल्मों के गीत देखे हैं कि राइटर को जब बुलाया जाता था ना तो उनको सिचुएशन दी जाती थी, उनको बताया जाता था कि इस वक्त ये इसका पहला सीन है, इसके बाद गाना है और इस गाने के बाद सीन ये है। अब ब्रैकेट में उसको शायर को आप बाउंड कर देते थे, वो उसी पैराए में वो चीज लिखता था, उससे बाहर वो नहीं निकलता था, वो जाता ही नहीं था, उसको इजाजत ही नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि हमने सिचुएशन दी हुई है, फिल्म की कहानी सुनाई, उसको बता दिया कि ये सैड सॉन्ग है, या ये फर्ज करें अगर कोई तोइफ का कोठा है तो उसका ये सिचुएशन है, ये बंदा इस तरह आया और इस तरह, अगर लव सॉन्ग है तो ये पार के इससे पहले ये सिचुएशन है, तो आपने ये, तो आप देखें क्या यादगार नगमे बने और क्या चीजें बनी। अब सिचुएशन का लोगों को बता, आजकल जो म्यूजिक हो रहा है, पहले हमने देखा है कि पहले मैडम नूर जहां, नहीद अख्तर साहबा, महनाज साहब, हमने उनकी रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, पहले ये सारा इकट्ठा ही काम था। पहले ट्रैक बन जाते, बाद में मिक्सिंग हो, पहले इकट्ठे होते थे, पहले टेक में सब इकट्ठे ही गा रहे होते थे, शायद जिंदा भी इकट्ठा बजता था जी और साथ वो मिक्स हो रहा था। फिर थोड़ी सी जिद्दत आई, जदीद दौर आया, ट्रैक बनना शुरू हो गया और उसके बाद आके वो मिक्स करवा देती थी। अब तो खैर भाईजान अब बात ही छोड़ देना, अब तो एक एक लफ्ज और एक एक लाइन सिंगर आके गाता है, वो चला जाता है, उसके बाद वो अरेंजर होते हैं। अब तो म्यूजिक डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पता है आपको कितना बड़ा ये क्यों गाना हिट नहीं होता? उसकी वजह ये है कि आपके पास म्यूजिक डायरेक्टर नहीं रह गया, आप अरेंजर हैं। अरेंजर क्या करते हैं, वो आप उनके पास जाते हैं, सर मैं गाना बनाना, वो क्या करता है, वो 2 उधर से उठाता है, 2 उधर से उठा, उधर से लूप बना, उसके बाद आपको कहता है ठीक है जी। शायरी भी उधर ही बैठ के वो कहता है, शायर वो सिंगर जो होता है कहता है जी मैंने खुद गाना लिखा हुआ, अच्छा आ जाओ जी बैठे हैं जी, वो जनाब अब उसको सांचे में डालता है और सारा, अब वो लाइव म्यूजिक खत्म हो गया, इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, अब सिर्फ एक कीबोर्ड है, वहीं पे सारा गाना निकल रहा है। जी 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 ये आपने इतने ज़बरदस्त हकायक पेश किए हैं, तो दिल तो ये चाहता है कि इस पे ढेरों ढेर बातें हों, क्योंकि ये वो बातें हैं, ये वो कीमती बातें हैं जिसमें से एक बेहतरीन तख्लीक के लिए वो जो अर्क रेजी थी जो कि नापैद है इस दौर में, ये उसकी बातें हैं। सलीम नूर साहब, आप तो अपनी ज़ात में माशाल्लाह एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके पास एक बड़ा वसी व अरीज़ मुशाहिदा है, और मैं चाहूँगा कि किसी वक्त हम आपसे और ज़्यादा तफसील से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो खुश रहिए, शादो आबाद रहिए, और इंशाल्लाह हम राब्ते में हैं और दोबारा हम बात करेंगे। सर थैंक यू सो नाइस ऑफ यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।